जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि 9 बजे का टाइम था और थोड़े से लेट हैं हम, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल इशू था। पर उम्मीद करते हैं आज स्टूडियो से एक नया एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेगा। और आज जो है अनछुए पहलू नहीं है, आज है मेरी आवाज़ सुनो, यानी बात है मुद्दों की। और मुद्दे भी ऐसे लिए हैं हमने जिनको लेकर के युवा मन बहुत बार हमको मैसेज करता था, बहुत बार उन्होंने हमें बातें बताई कि सर ये चीज़ें हमारे सामने आनी चाहिए। कितनी भर्तियां हैं, बेरोजगार आप किसे मानते हैं, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं रोजगार को लेकर के, सरकार क्या कुछ नई पहल कर रही है और भर्तियां कहाँ जा करके अटकती हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है सर, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश है हिंदुस्तान। सबसे ज्यादा युवा यहाँ रहते हैं, क्वालिफिकेशन है हमारे पास में, हमारे पास योग्यता है। हर साल गवर्नमेंट भर्तियां निकालती है, मगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसा पेच फंसता है कि वो भर्तियां कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ में। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट खबरों को शेयर जरूर करिए। हर युवा तक, हर बेरोजगार तक ये पहुंचना चाहिए आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ताकि उनको पता चले और उनको अहम जानकारियां जो हैं वो मिल सकें कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। पिछले 1.5-2 साल की अगर बात करें तो कोरोना बहुत कुछ निकल गया, बहुत सारे सपने निकल गया, बहुत सारी भर्तियों को निकल गया। और कुल मिलाकर के ये है कि जितनी उम्मीदें युवाओं को थी, उन सारी उम्मीदों को कहीं ना कहीं धाराशायी किया है कोरोना के इस काल ने। बहुत सारी भर्तियां प्रदेश सरकार के स्तर पर देखा जाए या केंद्र सरकार के स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारी भर्तियां ऐसी थी जो अभी भी अधर झूल में है, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी सरकार आती है बड़े वादे करती है और बड़े वादे करके और फिर ये कहती है कि शायद इस बार 5 लाख भर्तियां होंगी, इस बार 10 लाख भर्तियां होंगी, मगर वो भर्तियां जाती कहां हैं, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे और बहुत सारी भर्तियों को लेकर के डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरह उनको लेकर के हम आगे की अपनी जो तैयारियां हैं, रणनीति हैं, उनको तैयार कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे ख्याल से स्टूडियो में आज आपको एक अच्छा फील हो रहा होगा। बैकग्राउंड में जो आप स्क्रीन देख रहे हैं दोस्तों, ये पिछले साल का जो कोरोना टाइम था उस समय के वीडियो हैं, उस समय के विजुअल हैं जो आप इस समय बैकग्राउंड में देख रहे हैं। पिछले साल का कोरोना का जो टाइम था, पिछले साल का जो लॉकडाउन था वो कैसा था, और इस वर्ष जो राज्य सरकार ने लगाया है उस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन में कितना फर्क है। ठीक है, तो वो जो नजर है वो भी आपकी वहां बनी रहे। और बहुत जल्दी जो एक्सपर्ट है वो मेरे साथ होंगे। उससे पहले मैं फटाफट आपको खबरें बता देता हूं, प्रदेश स्तर की जो बड़ी खबरें हैं। तो आज तारीख है 4 और बार है शुक्रवार। राजस्थान पुलिस की आगामी 2 वर्षों में 8,438 पदों पर कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी, ये घोषणा की है मुख्यमंत्री गहलोत ने। यानी 2021-22 और 22-23 इनमें टोटल मिलाकर के 8,438 जो है कांस्टेबल के पद जो हैं वो भरे जाएंगे। अभी हाल ही में कांस्टेबल की नई भर्तियां भी की है सरकार ने और बहुत सारी पोस्टिंग्स दी भी हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। कोरोना की अपडेट की अगर बात की जाए तो आज पूरे प्रदेश में 1006 नए केस आए हैं, 203 अकेले जयपुर में आए हैं और 40 मौतें हुई हैं और 4,370 लोग ठीक होकर के अपने घर गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और महंगाई में सबसे बड़ा कुठाराघात इसका भी है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो बहुत सारी जरूरी चीजें जो हैं उनकी भी कीमतें बढ़ती हैं। केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट है बार बार, और ये अपील भी की जा रही है विभिन्न राज्यों के द्वारा और लोगों के द्वारा, कि कैसे भी करके इस पर काबू पाया जाए। और जो बेहताशा बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, उसका आम आदमी पर सीधा असर पड़ रहा है, तो इन पर भी गौर करने की जरूरत है। चलिए, आज भरतपुर संभाग की खबरें तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी की जो खबरें हैं वो जरूर मैं आपको बता देता हूं। लॉकडाउन में भी चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, चाहे गंगापुर सिटी की बात कर लें या बात कर लें सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में सिविल लाइन में बीओबी बैंक के सामने से आज दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, मगर क्या पुलिस के हाथ वहां तक पहुंच पाएंगे ये देखने का विषय जरूर रहेगा, क्योंकि अब तक तो ज्यादा खुलासे पुलिस कर नहीं पाई है। ऐसा ही वाकया आज गंगापुर सिटी में भी हुआ, जब एक मेडिकल स्टोर की दुकान के सामने से एक मोटरसाइकिल को चोर लेकर के जाने में कामयाब रहे। प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीणा आज सवाई माधोपुर जिले मुख्यालय पर रहे, वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया
और पर्यावरण दिवस को देखते हुए और गहलोत सरकार की एक मुहिम थी कि साहब घर घर औषधि का वितरण किया जाए, आयुर्वेद से लोगों को जोड़ा जाए, तो उसको लेकर के भी आज पौधारोपण किया उन्होंने सर्किट हाउस में। प्रसादी लाल मीणा जी के साथ में विधायक रामकेश मीणा, गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, बामनवास विधायक इंदिरा मीणा भी मौजूद रही। केंद्र सरकार की फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार को विफल बताया, कोसा कि इस समय केंद्र की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है और वैक्सीनेशन अगर सबको करना है तो केंद्र सरकार को फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा देनी चाहिए। जिले में आज टोटल 3 पॉजिटिव केस आए और 35 लोग ठीक होकर के अपने घर गए। ये मुख्यालय से खबर थी। गंगापुर सिटी की अगर बात करें तो फांसी के फंदे से झूलकर एक युवक ने आत्महत्या की। ये मामला देर शाम को आया। रैगर मोहल्ले वार्ड नंबर 23 का रहने वाला ये युवक योगेंद्र उर्फ गुड्डू था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था और बताया जा रहा था कि एक एक्सीडेंट के बाद में इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी और आज उसने फांसी से फंदे से झूलकर अपनी आत्महत्या, अपनी जो ये लीला है वो समाप्त कर ली। चिकित्सकों ने सबका पोस्टमार्टम करवा करके और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। इसके अलावा सीवरेज का तो कहना ही क्या, अलग अलग इलाके और अलग अलग कहानियां लाइव हम आपको दिखाते हैं। ट्रैक यूनियन का मुद्दा अभी हट ही नहीं रहा है, वहां से रास्ता बिल्कुल जाम है, तो यातायात की जो समस्या है वो भी आ रही है। इसके अलावा अमृत योजना वाले रास्तों को ठीक करते जा रहे हैं, पेचवर्क करते जा रहे हैं, लेकिन सीवरेज वाले उनको वापस खोदते जा रहे हैं, नलों के कनेक्शन टूटते जा रहे हैं, लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा, जगह जगह लीकेज जो है वो भी एक बड़ी समस्या शहर के लिए इन दिनों बनती जा रही है। और मोटरसाइकिल की जो घटना है चोरी की वो भी आज घटित हुई है। मैंने बताया आपको मेडिकल स्टोर के सामने से दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल चोरी हुई है। ताज्जुब की बात यह है कि लॉकडाउन में जहां पूरा पुलिस जाब्ता मौजूद है, हर चौराहे पर पुलिस मौजूद है, उसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं हैं इनको अंजाम कैसे दिया जाता है और पुलिस मूक दर्शक कैसे बन करके बैठी है। भीड़ का आलम क्या कहना साहब। आज मैंने आपको दिखाया था चुंगी से 11 बजे के बाद में भी दुकानें खुली हुई थी, चाहे वो शराब की दुकानों की बात कर लें या फिर और दुकानों की बात कर लें, भीड़ अच्छी खासी थी। और खुद पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी जो है वो दौरे पर निकले और लाउड स्पीकर की सहायता से उन्होंने चेतावनी भी दी कि अब समय समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद भी आप लोग दुकान खोल रहे हैं, वरना फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं, तमाम खबरें हैं। अब बात करते हैं मुद्दों की, और मुद्दा है बेरोजगारी, नौकरियां और युवा मन, मानसिकता पर कितना फर्क पड़ा है कोरोना के इस काल में। और इन सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आर्यभट्ट कोचिंग संस्थान के निदेशक रविकांत जी, और जाना पहचाना नाम है, लंबे समय से बहुत सारे सिलेक्शन इस संस्थान ने दिए हैं और अभी भी ऑनलाइन क्लासेस उनकी जारी है और बच्चों से सीधा राफ्ता रखते हैं और समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर रविकांत जी को मेरे साथ। सर वेलकम, और ज्वाइन कीजिए जी न्यूज पोर्टल के इस पेज पर। सबसे पहले तो मुझे बताइए रविकांत सर, मैं आपका वेलकम करता हूं जी न्यूज पोर्टल पर, कि बेरोजगारी की बात करें या युवाओं की बात करें, पिछले 2 साल में बहुत कुछ घटित हुआ है। बेरोजगार कहते किसको है? जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली वो बेरोजगार है, या जिसके पास वाकई में कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस है, वो बेरोजगार है? किस कैटेगरी में रखते हैं आप बेरोजगारी को? बेरोजगारी में दो चीजें हैं, विशेषकर अपने समाज में सरकारी नौकरी को ही अपन लोग रोजगार मानते हैं। सबसे पहली बात, अहमियत ही विशेष रूप से सरकारी नौकरी की हो गई है, प्राइवेट जॉब करने वालों का कोई विशेष अहमियत नहीं। विशेषकर कोरोना काल की बात अगर अपन लोग करें तो न केवल सरकारी बल्कि निजी क्षेत्र की नौकरियां भी लगभग समाप्त हो गई। अब दोनों बातें हैं इसके अंदर, इसमें केंद्र का भी या राज्य का भी। फिर दूसरी बात है, जो गवर्नमेंट आती है, चाहे वो राज्य की गवर्नमेंट आए चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट आए, उनके वादे इतने खतरनाक होते हैं कि 2 करोड़ रोजगार, हाँ बिल्कुल, 15 लाख रोजगार या 20 लाख रोजगार। अब उसे ये लोग ना तो ये बताते हैं कि ये सरकारी रोजगार है, ना ये लोग ये बताते हैं कि निजी रोजगार है। तो उसके चक्कर में हम लोग सब ये मानने लग गए कि जो सरकारी जॉब है वही एक जॉब रोजगार है, वही रोजगार है। वही रोजगार है। हालांकि रोजगार का मतलब जो काम कर रहा है वो सब रोजगार है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो सरकारी नौकरी करेगा वही रोजगार में माना जाएगा। लेकिन आज जो समाज की मूल भूमिका तैयार हो चुकी है वो यही है कि जो सरकारी जॉब कर रहा है वही
व्यवहारिकता तो ये, बाकी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हो जाता अच्छा रविकांत सर, अगर बात की जाए 2 साल से जो पेंडेमिक सिचुएशन देश ने झेली है, जो आई है चीजें सामने, अगर इन 2 साल की बात की जाए, प्रदेश सरकार को भी 2 से 2.5 साल हुए हैं, और वही बात है जैसा अभी आपने कहा कि साहब बहुत सारे वादे करके सरकारें आती हैं, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो। 5 लाख भर्तियां हम कर देंगे साहब 5 साल में, 10 लाख भर्तियां कर देंगे। पिछले 2 साल में अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं, आंकड़े देखे जाएं, राज्य सरकार जब आई थी अपने एजेंडे में बहुत सारी चीजें उन्होंने शामिल की थी। कौन कौन सी भर्तियां थी जो पूर्ववर्ती सरकार के समय से पेंडिंग चल रही थी, और इस सरकार ने आकर के कौन से नए वादे किए रोजगार को लेकर के? है। देखो, अपन सबसे पहले चलते हैं सेंटर से, केंद्र सरकार से। 2019 के अंदर, आवाज कम आ रही है? सबसे पहले अपन चलते हैं 2019 पे। 2019 में रेलवे भर्ती बोर्ड की एक वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की। एनटीपीसी की वैकेंसी जब 2019 में आई थी, जब प्रधानमंत्री जी उस समय चुनाव प्रक्रिया में थे, मतलब चुनाव लड़ रहे थे उस समय, उसके बाद में उस भर्ती की प्रोसेसिंग जो चालू हुई वो दिसंबर 2020 में चालू हुई। 1 करोड़ से आसपास उसमें फॉर्म अप्लाई किए गए। उसके इतने चरण बना दिए गए कि वो भर्ती प्रक्रिया दिसंबर से चालू हुई और अप्रैल तक उसके अंदर एग्जाम चलते रहे। मतलब आप ये समझिए कि एक ही भर्ती प्रक्रिया की एग्जाम लेने के लिए आपने 100 चरण बना दिए। 100 चरणों में वो परीक्षा हुई। उसके बाद भी आज भी वो परीक्षा कंप्लीट नहीं है। अच्छा, यानी अभी भी एक चरण उसका बाकी है। यानी लगभग 7 लाख के आसपास लड़के उसमें आज भी पेंडिंग है। तो सबसे पहली बात तो ये तो केंद्र की हो गई, जिसमें बहुत बड़ा, अब इसको कई लोग कहते हैं कि ऐसे मतलब इतने सारे चरणों को अगर मिला, फिर इनका एक बड़ा तर्क और होता है कि बहुत सारे चरणों को ये मिला लेंगे, उसके बाद इनका एक नॉर्मलाइजेशन करेंगे और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद इनका रिजल्ट निकालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है। यानी कि एक लड़के के पेपर में एक लड़के ने 70 क्वेश्चन किए, एक लड़का ऐसा है उसने 40 किए, 40 वाले के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ के 90 हो गए, और जो 70 वाला उसके घटके के तो 50 ही रह गए। अब इसमें कैसे किसी की योग्यता का आकलन कर रहे हैं आप, यही समझ में नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है कि ऐसे हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, लेकिन ये कोई मतलब, जब आप 100 चरण बना रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन से चरण में किसका क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया था एसएससी की परीक्षा में। उसमें एक लड़का तो ऐसा जिसके 200 क्वेश्चन 200 नंबर आ रहे हैं वो फेल है, और एक लड़का ऐसा जिसके 150 160 या 170 आ रहे हैं वो पास हो गया है। तो ये एक तो सेंट्रल की बहुत बड़ी जो मतलब प्रक्रिया थी एनटीपीसी वाली, वो मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि अच्छा रवि सर, वैसे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से है ना सेंट्रल पे रेलवे में ही सबसे ज्यादा भर्ती, रेलवे और एसएससी इनमें सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं इनके अंदर, और ये दोनों के ही डब्बा कूल है। अब पिछली 2 साल से अगर अपन बात करें तो इनका अब तक का क्या मामला एक भी भर्ती नहीं है। क्यों? एनटीपीसी में तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दी थी और एग्जाम का तैयारी कर रहे थे। नहीं, एग्जाम से क्या फर्क पड़ रहा है, एग्जाम पूरी नहीं हुई ना। एग्जाम आज भी एग्जाम पूरी नहीं है। यानी एक लड़का तो ऐसा है जिसने 28 दिसंबर को पहली परीक्षा दे ली, एक लड़का ऐसा जिसने अप्रैल में परीक्षा दी है। आप तो पहले तो ये सोचो कि एक लड़का तो वो है जिसने 28 दिसंबर को परीक्षा दे ली, जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल का पीरियड था, आना जाना बंद था, उस समय एग्जाम चालू हुई थी 28 दिसंबर को। एक तो उस समय परीक्षा दी, एक उसके 3 महीने बाद मार्च अप्रैल में एग्जाम दी, उसके बाद भी आज तक, अब जून चल रहा है ना, अब तक भी भर्ती प्रक्रिया की परीक्षाएं कंप्लीट नहीं है। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी एग्जाम है जो सेंटर द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं? सेंटर द्वारा बहुत, जैसे रेलवे की एग्जाम है वो सब सेंटर की है, एसएससी की वाली है, बैंक के लेवल की एग्जाम है, ये नेट वगैरह की एग्जाम है, ये सारी सेंटर की है, सीटेट की एग्जाम है, ये सब सेंटर की एग्जाम है। तो इनमें 2 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इनमें कोई प्रोग्रेस है। जब आप 2 साल में तो मतलब सब ठप है, कोई मतलब केंद्र के लेवल पर, केंद्र के लेवल पे, राज्य के लेवल पे भी वही स्थिति है, सेम कंडीशन। राज्य के लेवल में भी मैं आपको अब राज्य की अगर अपन बात करें तो, अब मैं राज्य की बता देता हूँ आपको। राज्य में मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीजेपी समर्थक हूँ या कांग्रेस विरोधी हूँ, मेरा उद्देश्य कोई नहीं है उसका, बेरोजगारों की बात है, युवाओं की बात है। और मैं भी है ना, जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज जो
जितने भी दर्शक है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और बहुत बार आप लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारे लिए भी एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर के आए, और मैंने आपसे वादा करा था कि मैं जरूर एक प्रोग्राम लेकर के आऊंगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े। बहुत सारी अहम जानकारियां आज आपको मिलने वाली है यहाँ से। जी सर। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं अपन, राज्य की सबसे बड़ी भर्ती है रीट की परीक्षा। 16 लाख के आसपास फॉर्म है, सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी है, 16 लाख के आसपास। 19 में ये भर्ती आती है। 2 अगस्त को इसकी एग्जाम डेट होती है, सबसे पहली डेट थी 2 अगस्त, पहली डेट। उसमें परीक्षा नहीं होती है। उसके बाद इसकी अगली डेट आती है शायद सितंबर में, मेरे साथ लगभग, मुझे याद नहीं है, लेकिन सितंबर में। उसके बाद इसकी अगली डेट आती है 25 अप्रैल। उसके बाद इसकी अगली डेट आती है 20 जून। अभी ये जून चल रहा है ना, ये वाली, इस पे भी नहीं होगी। अब इसमें इतने पेज फंसे हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अब जैसे मैं बताता हूं आपको, पहला, ईडब्ल्यूएस के फॉर्म के लिए दोबारा से रीओपन होगी ये भर्ती। हाँ बिल्कुल, वो बता दिया। उसके बाद जब डीडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म रीओपन होंगे, उसके 45 दिन तक तो परीक्षा हो ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब अब ये परीक्षा आगे कब तक जाएगी कोई पता नहीं है। तो पहली तो ये रीट लगा लो आप, इसका कोई मतलब नहीं निकला। एक भर्ती राजस्थान पुलिस की जरूर उन्होंने करवाई, उसमें पोस्टिंग भी दे दी, पोस्टिंग भी दे दी, लेकिन वो भर्ती मतलब ऐसी स्थिति में करवाई, ऐसी स्थिति में करवाई जब आप एग्जाम देने नहीं जा सकते, उस स्थिति में भर्ती हो गई वो। मतलब जैसे बिल्कुल उस समय गुर्जर आंदोलन चल रहा था, चारों तरफ से इंटरनेट बंद थे, मतलब कॉल लेटर भी आप लोग नहीं निकलवा सकते, हकीकत तो ये थी। उस स्थिति में जब बसें बंद थी, सब बंद था, उस समय जो है भर्ती हो गई, करवा दे, आनंद फानन में वो भर्ती करवा दी। एक और बताता हूं मैं भर्ती, 2020 के अंदर एक संस्कृत से थी, किसी शिक्षक की या किसी की भर्ती थी, पूर्णतः लॉकडाउन था। जहां हम रहते हैं इसी कॉलोनी में एक लड़का ऐसा था जो परीक्षा देने नहीं जा सका। वो, उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब उसने खूब तैयारी की, एग्जाम देने उसका भरतपुर सेंटर था, वो जा नहीं पाया। तो जब ये करवाते हैं तो किसी एग्जाम को बहुत जल्दी करवा देते हैं, नहीं करवाते हैं तो किसी को पता ही नहीं चल पाता कैसे। अब मैं बात करता हूं पटवारी की। पटवार में लगभग 13.5 लाख फॉर्म है इस समय, 13,49,000 के आसपास, मतलब 13.5 के आसपास। उन 13.5 लाख फॉर्म की एग्जाम डेट 29 दिसंबर, शायद मुझे इतना ही याद है, कम लगभग दिसंबर के महीने में ही थी, 2020 में शायद 29 दिसंबर ही था। 29 दिसंबर को सुबेरे उस पटवार की भर्ती परीक्षा के कॉल लेटर डल गए, और शाम को 4 बजे वो पोस्टपोन्ड हो गई। अच्छा, मतलब मॉर्निंग में सुबेरे कॉल लेटर डल गए और शाम को 4 बजे वो भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई। अब ये पटवार भी बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान के लिए। अब उसमें भी वही पेच है ईडब्ल्यूएस वाला। अब ईडब्ल्यूएस के लिए दोबारा रीओपन होंगे, उसके बाद में फिर आगे कब तक वो प्रक्रिया चलेगी वो कोई पता नहीं है उसका, तो अब कह नहीं सकते क्या होगा उसका। ईडब्ल्यूएस का क्या पहले पता नहीं था इनको? बिल्कुल। उसके चक्कर में इन्होंने अब ये पूरी भर्ती प्रक्रिया अटका दी, रीट इनकी अटकी गई है। अब वो कब होगी, कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे पता नहीं। आज एक नई सूचना आई है कि राजस्थान पुलिस में लगभग 8,000, हाँ बिल्कुल, 8,000 भर्तियां होने वाली हैं। आगामी 2 साल में वो 8,000 एक साथ नहीं होंगी, 1 ईयर के गैप से होंगी। बिल्कुल, 4,000 फर्स्ट ईयर में, हाँ 4400 पहले में, 4,000 होंगी। वो राजस्व इकट्ठा हो जाएगा उससे, बहुत सारा राजस्व इकट्ठा होगा ही, 400-500 रुपए उसमें लग जाते हैं, बहुत सारा राजस्व इकट्ठा हो जाता है उससे। पहले का राजस्व पड़ा ही हुआ है। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म अब भरेंगे तो जिन लोगों ने नहीं भरा या जिनकी बीएड चल रही वो भी अब अप्लाई करेंगे, उससे भी राजस्व। कुल मिला के मतलब एक सिस्टेमिक प्रक्रिया नहीं है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, मैंने कुछ तैयार किए हैं। पुरानी भर्तियों की बात करें, एसआई की 2016 की भर्ती 511 सब इंस्पेक्टर वाली कोर्ट में अटकी हुई है। पंचायती राज 2013 10,029 बजट के कारण अटकी हुई है। नर्सिंग 2013 11,000 भर्तियां कमेटी में अटकी हुई हैं। आयुर्वेद नर्सिंग 2013 1,005 भर्तियां हैं वो अटकी हुई हैं। प्रयोगशाला सहायक 2018 1,534 भर्ती अटकी हुई हैं। फार्मासिस्ट 2018 4,105 भर्ती अटकी हुई हैं। रेडियोग्राफर 2020 750 वैकेंसी अटकी हुई हैं। स्टेनोग्राफर 2018 1155 ये भी अटकी हुई हैं। आरएएस 2018 1,051 इंटरव्यू अटके हुए हैं, ये तो अटके हो गए, जबकि एग्जाम हो गई हैं, एग्जाम हो गई हैं, सिर्फ इंटरव्यू पे अटका हुआ। हाँ ये 2000 ये। अब परीक्षा तिथि के इंतजार में कम से कम 10 भर्तियां जो अटकी हुई हैं। एसआई 2021 859 वैकेंसी, इनकी एग्जाम डेट का पता नहीं है। पटवारी की 4421 के समथिंग वैकेंसी है, एग्जाम डेट का पता नहीं है। कॉलेज व्याख्याता 9,018 जिसकी एग्जाम ही पोस्टपोन्ड हो गई डेट आने के बाद में,
अब कोरोना काल मान लो चाहे कुछ भी, हम्म। ये खत्म। सहकारी उपभोक्ता भंडारण, इसकी मतलब डेट का पता नहीं है। कृषि पर्यवेक्षक 2021 हाँ बिल्कुल। कोई पता नहीं है। बिजली कंपनी में 2020 में वैकेंसी आनी, कोई पता नहीं डेट का कब आएंगी। वनपाल वन रक्षक के फॉर्म फिल हो गए हैं, डेट का पता नहीं है। हाईकोर्ट एलडीसी, डेट का पता नहीं है। हाईकोर्ट ग्रुप डी, डेट का पता नहीं है। ये तो हो गई राज्य की। हम्म। कम से कम 10 भर्ती तो लंबित हैं, और कम से कम 10 भर्तियां ऐसी हैं जो एग्जाम डेट की वजह से अटकी हुई हैं। ये तो ओरिजिनलिटी हो गई। अब मैं बात करता हूं सेंट्रल में। एसएससी जीडी के अंदर मार्च में फॉर्म भरे जाने थे, मार्च में भरे जाने थे फॉर्म, अब तक कोई पता नहीं है। कुल मिला के सिस्टेमिक ढंग से काम हो नहीं पा रहा है। नहीं, ये मजाक होता क्यों है युवाओं के साथ में? आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कोई इस तरह का वादा करते हैं, या फिर घालमेल है कहाँ? सिस्टम नहीं है, या आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, या सिर्फ आप एक चुनावी वादा कर देते हैं कि उससे युवाओं के वोट हमको मिल जाएंगे? ये एक बड़ा इशू लगता है आपको? एक्चुअल में क्या है, जब तक हमारा समाज और हम लोग ये जाति पाति धर्म इन पर ही अगर अपन जुड़े रहेंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कोई मतलब नहीं है। जब तक इन चीजों में आप लोग युवाओं को, अब आज की स्थिति यह है कि किसी भी युवा हो, एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन हो, मैं मतलब हजारों की तादाद में लड़कों को पढ़ाता हूँ। ओरिजिनलिटी ये है कि कोई भी एक नेता आ जाए, या कोई भी एक समाज का आ जाए, कोई भी एक जाति का आ जाए, कोई एक धर्म हम विशेष पूरी तरह का, समर्पित हो जाते हैं, पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं बिना हमें। सोचे समझे। हाँ, अब आप बताओ, कोरोना काल में हमको पता लगा कि हमारी मेडिकल की स्थिति क्या है। बिल्कुल। जो लोग ये कहते थे कि मेरा हॉस्पिटल 50 बेड का है, 100 बेड का है, 500 बेड का है, 1000 बेड का है, उन सबकी पोल खुल गई सबकी। ऑक्सीजन की तक उनके पास व्यवस्था नहीं है, ये हकीकत है। कारण क्या था कि हमने मतलब हॉस्पिटल के लिए वोट ही नहीं दिया। हमने हाँ। पढ़ाई के लिए कभी वोट दिया क्या? हाँ, कभी नहीं दिया, बिल्कुल, पॉसिबिलिटी बिल्कुल। नहीं थी। आपने कभी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कभी वोट दिया? आज तक कोई भी नेता ऐसा 2 आए, रुपए किलो गेहूं मिलेंगे तो उसके लिए वोट हम जरूर दे देंगे, हाँ, है ना? सबसे फ्री की जो चीजें मिलेंगी उसके लिए हम वोट जरूर दे देंगे। वोट दे देंगे। जी, सबसे जी। बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही है। जब तक ये चीज हम में सुधार नहीं होगी, जब तक कोई मतलब नहीं। और शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो तुम कह रहे हो 2 रुपए किलो गेहूं वाले की स्थिति, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वेनेजुएला। उसमें तेल निकलता है बहुत ज्यादा। आज स्थिति यह है कि आप यहां से 2000 रुपए ले जाइए भारत के, और वहां वो उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है वेनेजुएला के अंदर, जबकि उसके अंदर तेल का उत्पादन है। तेल का उत्पादन बहुत जबरदस्त है, लेकिन वहां के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने फ्री 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 बांट बांट के उस देश को तबाह कर दिया। अब उस देश की हालत बिल्कुल खराब है। अब किसी दिन अगर वेनेजुएला पर अपन बात करेंगे तो मैं वेनेजुएला की पूरी स्थिति बताऊंगा। ये 2 रुपए किलो का गेहूं या 4 रुपए, मैं किसी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक्चुअल में जो हकदार है उसको मिल जाए, सीखना पड़ेगा, इन चीजों से समझना तो पड़ेगा कहीं उसको मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको बंद हो जाए, लेकिन जो वास्तव में हकदार है उसको मिले वो, ये बात सत्य है। लेकिन आप लोग हमेशा उसी चीज को लेके, यार वही चीज। आज मेडिकल का पता तुम्हें लग गया, शिक्षा का पता तुम्हें लग ही जाएगा। शिक्षा वैसे ही खत्म हो गई। अब पिछले 2 साल की अगर स्थिति को देखा जाए तो शिक्षा लगभग समाप्त है। 12वीं की सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं खत्म कर दी। हालांकि ठीक है, वो कोर्ट भी कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये है वो, लेकिन अगर पर्सनली व्यू अगर माने, अगर ये औपचारिकताएं हो सकती हैं, व्यवहारिक रूप अगर माने, तो हकीकत ये है कि परीक्षाएं किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो मतलब एक मूल्यांकन ही हो, चाहे 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव का पेपर ही हो, लेकिन वो होना चाहिए, वो बहुत जरूरी था। अब कुल मिला के ये है कि शिक्षा उधर से भी कमजोर हो गई, इधर से परीक्षाओं का मामला तो पूरी तरह ठप है, ये उसका कोई औचित्य नहीं रहा। अच्छा रविकांत सर, एक चीज है कि ये भर्तियां जो हैं, इनमें पेच फंसता क्या है? कुछ तो कोर्ट में जाके अटक जाती हैं, कुछ किसी रूल्स की वजह से अटक जाती हैं। मुझे किसी दर्शक ने भेजा था कि हमारा राजस्थान प्रदेश एक ऐसा है जिसमें सारे राज्यों के जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मगर अन्य राज्यों में अपने ही राज्यों के लिए कोटा निर्धारित रहता है। क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। बहुत मतलब सभी राज्यों में लगभग, अपने यहाँ भी ऐसा नहीं है, बाहर के राज्यों के लिए कोटा अपने यहाँ भी है, लेकिन वो कोटा बड़ा है। अन्य राज्यों में कोटा कम है। जैसे हरियाणा की बात करें तो वहां पे एक अभी नियम आया प्राइवेट के लिए भी। उसमें क्या किया गया है कि हरियाणा का ही व्यक्ति वहां जॉब करेगा, ऐसा कुछ है वो। मतलब मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन लगभग यही है वो। तो अन्य राज्यों में मतलब वो कोटा कम है। अब राजस्थान में वो ज्यादा है, तो इसका भी एक इफेक्ट मान सकते हैं। लेकिन
इफेक्ट तो खैर ठीक है जो है वो, लेकिन प्रक्रियाएं एक सिस्टमिक ढंग से चलें तो सही ना, कम से कम। अच्छा, ये कोर्ट का बार बार कोर्ट का जो चाहे वही याचिका लगा देता है, वही रिट दायर कर देता है और फिर वो मामला अटक जाता है। एक्चुअल में क्या है, इनके लिए क्या प्री प्लानिंग हो सकती है कि भाई कोर्ट का सामना ना करना पड़े? एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सी बार तो जो पेपर बना रहे हैं हम्म। उनके क्वेश्चन ही वो गलत छाप दे रहे हैं। एक एक पेपर में कई बार 4-4 5-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उन पे ही रेट लग जाती है। हाँ, अब परिणामों पर संदेह रहता है। परिणाम संदेह रहता है, उसके बाद वो डिलीट करने पड़ते हैं, या फिर होता है वो सही मानने के लिए उसमें इतनी सारी रेटें आ जाती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा है। उसके अंदर भी ये हो जाता है, मतलब ऐसे आप रेलवे में जाएंगे तो एक क्वेश्चन पे आपको रेट लगाना है तो 100 रुपए देना पड़ेगा। मतलब वो भी एक पता नहीं क्या कमाई का जरिया है, जाने क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता है कोई। हम पहले कई बार सुनते थे, कोई किसी यूनिवर्सिटी में आप फेल हो रहे हैं तो रिवोल्यूशन का फॉर्म भर दो, 500 रुपए 400 रुपए लगेंगे, फिर आप 2 नंबर बढ़ जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। वैसे ही एक ऐसा इनमें हो जाता है, किसी उस पर रेट लगा दो आप, 100 रुपए आपके कट जाएंगे, वो सही गलत है बाद में ढूंढते रहो, पता ही नहीं चलता है या नहीं है, हमारी जेब से 100 रुपए चले जाते हैं। अब उस पर ये पहले से ही काम क्यों नहीं करते कि भाई किसी आपको 100 क्वेश्चन बनाने, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं, तो कम से कम उसको अच्छे से ढूंढ तो लेना कि यार ये क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अच्छा, मतलब क्वेश्चन। वर्तमान में अगर बात की जाए तो कितनी ऐसी भर्तियां हैं जो अब कोरोना के बाद से, कोरोना जब शुरू हुआ तब से लेकर अब तक, अब वो ठंडे बस्ते में ही पड़ी हैं और सरकार के लिए बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है, क्योंकि एक साथ इतनी को एग्जीक्यूट करना वो भी आसान काम नहीं होगा। नहीं, अब देखो ना, जैसे ग्राम सेवक की भर्ती थी राजस्थान में और पटवार की भर्ती है, दोनों लगभग ये एक जैसी कैटेगरी पर ही हैं। एक बार अपन ने बहुत पहले एक चर्चा की थी सीईटी के बारे में, हाँ बिल्कुल, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। मैंने उस समय भी कहा था कि ये प्रोसेसिंग तो केंद्र के लिए आया है, मतलब केंद्र की भर्तियों के लिए उसको लाया गया था, रेलवे, एसएससी और बैंक विशेष रूप से। उस दिन मैंने ये भी कहा था आपसे, अगर वो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास हो तो, कि इसी प्रक्रिया के तहत राज्य में ही भर्तियां होंगी और इसी प्रक्रिया के तहत आने वाले समय में प्राइवेट कंपनियों में भी भर्तियां होंगी। प्राइवेट कंपनी भी मैं अभी कह रहा हूं लगभग, और अपन मान ले 6 महीने साल भर के बाद में प्राइवेट कंपनी जो लिमिटेड कंपनियां हैं, नोएडा, गुड़गांव, जहां जहां ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें सीईटी के तहत ही प्रक्रियाएं मतलब चलेंगी, भर्ती लोगों को ये करेंगे। अब भी जो ये पटवारी का और ग्राम सेवक की भर्ती है, इन दोनों के अंदर समान परीक्षा का नियम आएगा, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसका मतलब बहुत आसान है, पहले एक प्री होगी फिर एक मेंस हो जाएगी। पहले उसको प्री मेंस जो आप कह रहे थे, उस प्री मेंस से एक फायदा हो जाएगा कि जो बहुत ज्यादा लोग हैं वो उसमें छन जाएंगे, मतलब एक तरीके का फिल्टर हो गया वो, और उसके बाद में वो दोनों प्रक्रिया। अब इसमें 3 भर्तियां राजस्थान की लगभग आ रही हैं। एक पटवारी की आ रही है जो अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम, फॉर्म भर दिए हैं हालांकि उसके, ईडब्ल्यूएस के लिए दोबारा रीओपन होंगे वो फॉर्म, उसके बाद वो कब क्या होता है वो तो पता नहीं। उसके बाद वही ग्राम सेवक में होगा, और एक किसी और भर्ती में, शायद पंचायती राज या किसी में, मतलब इसके समकक्ष जो भी भर्तियां हैं इसके लेवल में लगभग उसी पैटर्न पर वो भर्तियां होंगी। तो ये ऐसा भी इसमें एक प्रोसीजर है। रविकांत सर, कितने और कौन से ऐसे नियम है जो आवश्यक नहीं है और बेवजह का रोड़ा बने हुए हैं कि शायद इनको अगर हटा दिया जाए तो भर्तियां और आसान हो सकती हैं कुछ ऐसे नियम जो आपको लगता है कि हाँ यार ये बेवजह की चीजें हैं जो थोपी गई है युवाओं पर, इनसे फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम में है या जब उनको पोस्टिंग वगैरह दी जाती है तो ये चीजें राह में रोड़ा तो कहीं ना कहीं बनती हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई ऐसा विषय, मूल चीज तो बस यही है कि इनका सिस्टम अगर सुधर जाए, सिस्टम से पूरा काम होता चला जाए, तो वो सबसे मेन चीज है। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन यहाँ पे हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, बस मेन चीज है सिस्टम नहीं है। सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूं ना कि सिस्टम इतना खराब है कि एक ही भर्ती के लिए एक लड़का 28 दिसंबर को परीक्षा दे आता है, उसी भर्ती के लिए दूसरा लड़का अप्रैल में देता है, और तीसरा लड़का एक ऐसा है जिसको आज तक पता नहीं मेरी एग्जाम डेट कब है, जबकि एग्जाम भाई एक ही है, एग्जाम एक ही है, उसको यही पता नहीं है। एक लड़का ऐसा है जिसके 100 नंबर आए लेकिन वो फेल है, एक लड़का ऐसा है जिसके 60 नंबर आए वो पास है। कई दर्शक जो मुझे देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा यार ऐसा कैसे हो सकता है। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस बन चुका है जिसने हालत खराब कर रखी है। कुल मिला के एक सिस्टम नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन एग्जाम लें चाहे आप ऑफलाइन एग्जाम लें, जैसे भी आपकी व्यवस्थाएं हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये चरण जो बहुत ज्यादा बनाते हैं ना,
100 चरणों में परीक्षाएं हो रही हैं। ये इतने, आप बताइए 100 चरणों में किसी परीक्षा को कराने का मतलब क्या है? फिर वो कोई एग्जाम अगर 4 महीने तक चल रही है तो परीक्षा क्या हुआ फिर उसका मतलब? आप एक जर्नली वे पे सोचो, परीक्षा क्या हुई? वो एक लड़का 28 दिसंबर को एग्जाम दे आया, एक लड़के ने अप्रैल में एग्जाम दी, एक को भी एग्जाम डेट का पता नहीं, परीक्षा एक ही है, भर्ती एक ही है, काम सब एक ही करना है। फिर ये क्या, ये विसंगति है। मतलब इसको सुधार होना चाहिए। या तो ये कह दो आपके 2 चरण होंगे या 3 चरण होंगे, इसमें तो कम से कम एक सुधार हो। अब पटवारी की परीक्षा भी जब दिसंबर में डेट आई थी तो 6 चरणों में थी, 13.5 लाख लड़के, 6 चरणों में परीक्षा का आयोजन करने का प्लानिंग इनका था, वो भी ज्यादा थे पटवारी के लिए। और रेलवे की तो कोई पता ही नहीं कितने चरण बन जाते हैं, कोई आइडिया नहीं है। और अब रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती है, उसका कोई अभी डेट का कोई मालूम ही नहीं है, कब होगी, कैसे नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या अभी है। हाल ही में राज्य सरकार ने, देखिए आप, एक राज्य सरकार, वही राज्य सरकार 2 दिन पहले तो ये कहती है कि नहीं साहब 10th की बोर्ड की एग्जाम और सीनियर बोर्ड की एग्जाम करवाई जाएगी। अचानक मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके बातचीत की जाती है और शाम को डिसीजन आता है कि साहब सीनियर की और 10th बोर्ड की एग्जाम जो है उसको रद्द किया जाता है। आपको लगता है कि क्या हम इतने असक्षम है कि ये एग्जाम नहीं करवा सकते थे? नहीं, एग्जाम जब चुनाव हो सकते तो एग्जाम तो क्या है? हम्म मतलब एग्जाम जरूरी नहीं है कि आप लोग बड़े बड़े सेंटर्स को हाँ। दें, स्कूल स्तर पे परीक्षाएं हो सकती, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकती थी, ऑब्जेक्टिव कई वगैरह, और भी आइडियाज मतलब कुछ दिमाग में सोचना। एक्चुअल में क्या होता है, भारत में एक राजनीतिकरण हावी है। ब्यूरोक्रेट्स पे। हाँ, मतलब जैसा ऊपर से ऑर्डर आ गया, जैसे आला कमान। हाँ, मतलब नीचे एक से, नया शब्द है वो, आला कमान। नीचे से कोई आदमी अगर, जैसे मान लो डोटासरा जी हैं, उनका ही प्लान था कि मैं परीक्षाएं कराऊंगा, लेकिन ऊपर से उनके किसी पार्टी के बड़े नेता ने उनको कॉल किया कि परीक्षा नहीं होगी, तो नहीं होगी, बस खत्म कहानी। अब ये एक व्यवहारिक चीज नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, वो बात सब अपनी जगह पे सही है, सारी चीजें अपनी जगह पे सही हैं, पर ये भी उतना ही लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी। अब आप कैसे किसी का आकलन करेंगे? अब क्या उनकी प्लानिंग आगे की वो तो मुझे ही पता नहीं है, खैर कैसे किसी बच्चे का आकलन करेंगे। लेकिन इसमें बहुत से लोगों का मानसिक अवस्था, मतलब मानसिक रूप से लड़के परेशान होंगे। जिन लड़कों की मेरिट आनी है या जो लड़कों ने पूरे साल भर मेहनत करी, उन लड़कों की तो हालत खराब हो गई। वो सोचेंगे यार पढ़े और नहीं पढ़े बात बराबर है। हालांकि प्रसन्न भी इससे हैं। मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट डाली कि परीक्षा होनी चाहिए, उसमें 99% लोगों ने यह कहा कि परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन 1% लड़के ऐसे भी थे, उसमें ये बोला गया भैया तुझे क्या प्रॉब्लम है, अब बताओ आप। तो ये वो थे जिन पे परीक्षा पास ही नहीं हो रही थी। हाँ, जो इजीली निकलना चाह रहे थे कि हो गया प्रमोट। हाँ, मतलब यार मेरी बढ़िया हुआ यार, मैं 12वीं पास हो गया। वो 12वीं पास होता ही नहीं, लेकिन वो बढ़िया यार, चलो 12वीं पास हो गया। अब बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि अगर हमें पता होता है कि 10वीं के बाद ऐसे 11वीं 12वीं में प्रमोट हो जाएंगे तो हम आर्ट की जगह साइंस ले लेते, हमें तो और मजा आ जाते। सही बात। हाँ, साइंस ले लेते तो बढ़िया रहता उनके। हाँ, कोई परेशानी नहीं होती और 10वीं और 12वीं दोनों क्रॉस हो जाती। तो ये एक बहुत, मतलब अब इसको आप ये समझिए कि शिक्षा का जो स्तर है इससे कम हो जाएगा, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं रह पाएगा। अच्छा, अभी अगर बात की जाए रविकांत सर, पिछले 2 साल से आपने खुद ने बताया कि बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो पेंडिंग में चल रही हैं और भगवान जाने उनका क्या होगा, अभी तो कोई पता नहीं। आगे आपको क्या फ्यूचर लग रहा है? बहुत सारे बच्चे हैं सर, महीने 2 महीने के लिए आए थे, तैयारी शुरू की थी, रीट की है या और एग्जाम्स की है, वापस अपने घर चले गए, मकानों का जो किराया है, कमरों का किराया है, वो भी चल रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे अचानक क्योंकि आनन फानन में डिसीजन लिया और उनको जाना पड़ा। आगे क्या लग रहा है आपको? आज तो नई घोषणा कर दी, 8,000 साहब नई भर्तियां कर देंगे, पिछली का तो कुछ कर दो, इनका तो कुछ हो ही नहीं रहा आपसे। तो अब क्या फ्यूचर लग रहा है आपको कि ये बच्चे जाएं तो किस जगह जाएं? इनकी मानसिकता पर कितना बड़ा फर्क पड़ा है इन 1.5-2 सालों में जब कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन थी? एक्चुअल में क्या है, जब तक एक तो पहली बात तो ये है कि जैसे ये 8,000 भर्ती या 7,000 भर्ती या 10,000 भर्ती या 90,000 भर्ती या 1 लाख भर्ती, ये तो पता नहीं क्या सिस्टम है। जैसे अपन कोई कथा अपनी चल रही होती है, मैं हालांकि किसी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं ब्राह्मणों का या किसी का भी, पर किसी इसको अनर्गल भी ना ले। जैसे एक कथा चल रही होती है, भगवान राम की कथा चल रही है मान लो। अब भगवान राम की कथा में जब भी भगवान को दिखाया जाएगा तो जो भी कथा कर रहे होंगे वो भगवान राम के वीरत्व को नहीं दिखा के उसकी कमजोरी को दिखाने का प्रयास करेंगे।
हे सीते, हे सीते, हे सीते, वो वन में, जबकि भगवान राम एक वीर पुरुष थे, उसके वीरत्व को दिखाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। वैसे ही आप समझिए कि राजनेताओं ने ये समझ लिया है कि इस जगह पर वोट कैसे, इमोशनली, हाँ, वोट कैसे हासिल किया जा सकता है। इस स्थान को पकड़ लो, यहाँ पे धर्म के हिसाब से आ जाएगा, यहाँ जाति के हिसाब से आ जाएगा, यहाँ फलाने के हिसाब से आ जाएगा, यहाँ फलाने के, उनके माइंड में ऑलरेडी सेट है कि ऐसा करने से इस जगह को अपन आराम से कवर कर सकते हैं। ये चीजें मतलब बहुत एक बड़ा मायना रखती है। बिल्कुल, पहली चीज, और छोटे स्तर पर नहीं, एक बड़े स्तर बड़े पर स्तर बदलाव पे, की आवश्यकता है। बड़े स्तर पे, छोटे स्तर का तो कोई मतलब नहीं, बड़े बड़े स्तर पे ये लोग ये चीजों को चलाने लग जाते हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। वही इमोशनली ब्लैकमेलिंग का एक सिस्टम होता है, उसके अंदर हम आराम से ब्लैकमेल हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है, जब हमें पता लगता है अरे यार ये तो हालत खराब हो गई। जैसे जब लोगों में धीरे धीरे खुद ही जब सुधार करने लग जाएंगे, अपने आप स्तर पे, जब अपने स्तर पे लोग जब सुधार करने लग जाएंगे तो बदलाव आने लग जाएगा। जैसे मैं अभी एक उदाहरण चल रहा है, खंडीप की पीएससी का उदाहरण है शायद वो, बिल्कुल, है ना, पीलोदा या खंडीप, खंडीप की है शायद, दोनों ही है, दोनों। भामाशाह ने काम करा था, और पीलोदा में भी पीलोदा में किया था। अब वो विकास समिति ने हाँ, सूरत बदल करके रख दी वहां। हाँ, और खंडीप में भी हुआ है शायद, किसी कोई हाँ कोई है ना। तो उसमें आप देखो, जब तक उन लोगों ने खुद का जिम्मा उठा लिया, उस दिन ही वो सुधर गया अपने आप। बिल्कुल, और ना कि उनको किसी प्रशासन की जरूरत पड़ी, ना किसी जनप्रतिनिधि की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। अब वो लोग इस बात को समझ गए कि हमको आगे आना पड़ेगा और हमें काम करना पड़ेगा। हालांकि उन लोगों की पहले मानसिकता क्या रही होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कदम था। अब इसी के चीज में अब ये है कि जो आने वाले, अब जैसे अब अपन बोल रहे हैं कि बेरोजगारी पे आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है, और ये 8,000 भर्ती या 7,000 भर्ती या जो भी भर्ती हैं, अच्छी बात है, भर्ती आनी चाहिए, लेकिन कोई भी भर्ती आए वो समय पे पूरी हो जाए। एक तो कोर्ट में नहीं अटके, चाहे भले कम आ जाए, 8,000 नहीं आए, 3,000 आ जाए, 2,000 आ जाए, लेकिन वो 2,000 भर्ती अपने निर्धारित कंप्लीट हो जाए, निर्धारित समय पे वो पूरी हो जाए, वो बंदा नौकरी पे चढ़ जाए। हाँ, उससे क्या होता है कि मन में ये रहता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अब की बार ये लगा, अगली बार की 2,000 में शायद हमारा भी नंबर आ जाएगा। उससे क्या प्रोसेसिंग आगे बढ़ते रहे। ऐसे जब भर्तियां अटकने लगती है तो नीरसता आने लग जाती है। व्यक्ति का जो माइंड है, चाहे हम कितने भी कह ले कि नीरस नहीं हो, लेकिन फिर भी नीरसता आई जाती है। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रक्रियाएं मतलब ऐसी हो कि टाइम पे पूरी हो जाएं, चाहे कम हो, हाँ, और मत लटकाया ना जाए। और युवाओं की देखो, कई बार क्या होता है, या तो एज निकल गई, हाँ, ये बेचारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, एज निकल गई। अभी जैसे ईडब्ल्यूएस का मामला चल रहा है कि साहब उनको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। अब वो रिन्यू के चक्कर में बहुत सारों को परेशानी आई। हालांकि चलो सरकार ने डिसीजन लिया कि साहब पेंडिंग में रख दिया जाए, और मुझे तो ये लग रहा है कि ये तो एक अच्छा बहाना मिल गया सरकार को, ईडब्ल्यूएस के मामले में एक बहाना मिल गया कि चलो तुम रिन्यू कर लो, तब तक हम बाद में कर लेंगे भर्तियां। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सरकारों के पास कोई प्री प्लानिंग नहीं है, सरकारों के पास कोई सिस्टम नहीं है। वादा तो हम करते हैं, जब चुनावी घोषणा पत्र आता है तो हम वादा करते हैं कि साहब हम इतने लाख लोगों को जो है रोजगार दे देंगे। पहली बार तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, बल्कि रोजगार वो है कि कोई हाथ खाली ना रहे, हर हाथ के पास में काम हो, उसके अपने पास में अपना रोजगार हो, उस क्षेत्र में भी काम किया जा सकता है। और भर्तियां सिर्फ वो नहीं है जो बड़े लेवल पर की जाए, सिर्फ रेलवे में है या टीचर में है या मेडिकल में है। भर्तियां और भी हो सकती हैं, फायर ब्रिगेड में भी हो सकती है, नगर परिषद में भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें बहुत सारे पद खाली हैं। अगर उन पर भी गौर किया जाए तो बहुत कुछ दशा और दिशा सुधर सकती है। कुल मिलाकर के ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति सिर्फ वोट तक सीमित ना हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि युवाओं को रोजगार मिले, हर हाथ के पास में काम हो, हर व्यक्ति अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। रविकांत सर, अब आगे, अभी तो ये सरकार लगभग 2.5 साल और चलेगी, और इस सरकार के पास में चुनौतियां भी बड़ी हैं, क्योंकि बहाना भी एक अच्छा मिल गया कि साहब 1.5 से 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए। अब युवा क्या करें, मैं घर से वापस कमरे पे कब आऊं, कौन सी तो तैयारी करूं, क्योंकि अभी तो यही लग रहा है कि साहब सितंबर में होंगी रीट की एग्जाम। फिर देखो, अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी, खैर ये तो एक सिचुएशन ही ऐसी है जो मतलब बहुत ज्यादा परेशानी प्रद तो थी, न केवल सरकार के लिए बल्कि व्यक्तियों के लिए भी, संपूर्ण मानव जाति के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आने वाले समय में जो ये तीसरी लहर, जो भी लहर ये बता रहे हैं, कम से कम एक तो वो लहर नहीं आए,
सबसे बड़ी बात तो ये है, एक तो वो लहर से ही बचा लें, एक जितना जल्दी हो सके अब ये नए सेशनों को बच्चों के को चालू करें, चाहे उसको इनको किसी भी कैसे भी मतलब स्तर पे मेंटेन करना पड़े, और जैसे पहले एक आइडिया दिया था ऑड इवन वाला, और कि इवन धीरे-धीरे वाला करके दें। बुला लें या कैसे भी हाँ करके मतलब बुलाएं, मैं पर एक सेशन चले। हाँ मतलब अब ये है कि इससे ये पीछे नहीं जावे, हम्म, एक तो ये सबसे बड़ी बात है। मतलब अगर इस काम को करते हैं तो हालांकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब इसको आप कब तक इसको ऐसे ढिलाई 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 करते रहेंगे, 2 साल हो चुके हैं, अब ऐसे बिल्कुल, पॉसिबल भी नहीं है। एक बच्चा जो 1 साल का था वो अब 3 साल का हो चुका है, और क्लास एक भी नहीं पढ़ी। क्लास एक भी नहीं पढ़ी है उसने, हम्म, और वो घर में रह करके अब बहुत ज्यादा शैतान हो और फिर बहुत सारे इशू भी निकल करके आ रहे हैं कि हाँ, साहब एडमिशन है तो फीस तो वो दे ही रहा है। फीस तो वो दे रहा है, तो बड़ी हम्म, प्रॉब्लम्स हैं इसमें। एक तो सेशन चले, कंपटीशन के क्षेत्रों के जो लड़के हैं उनसे यही है कि आप लोग अपनी तैयारी को अब चालू कर दें, क्योंकि अब सरकारें, जितनी भी सरकारें हैं, चाहे राजस्थान की हो चाहे सेंट्रल की हो, अब ये काम तो इनको करना पड़ेगा। हम्म, जो काम इनको 5 साल में करना था वो काम अब इनको 2 साल या 2.5 साल में ही करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो इनकी गति तो तेज होनी है, उसमें तो कोई बात है नहीं, चाहे वो सेंट्रल लेवल की बात कर लें चाहे वो राज्य लेवल की बात कर लें। जैसे रेलवे की वो एनटीपीसी का एक चरण अटका हुआ है, उसके लिए अभी बोर्ड की बातें चल रही हैं, जल्दी वो आ जाएंगी। खैर, तो यही है कि अब जो हुआ वो तो, जो गया उसके बारे में तो सोचो मत, जो गया वो तो गया, उसका तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अब ये है कि आने वाले समय में भी अगर थोड़ा मतलब जुट के तैयारी की जाए, उससे जुड़ा जाए, माइंड को थोड़ा सा अपन अगर क्लियर करेंगे, यार चलो पीछे जो गया वो ठीक है, हम भूल गए या याद रहा जो अब भी है, कुल मिलाकर के अपनी एक जो नई मानसिक स्थिति है ना, हाँ उसको सुधार के सुधार करके और एक फ्रेशनेस के साथ। हाँ एक नई शुरुआत भी अगर चालू करें हम्म, तो भी मतलब बहुत कुछ अपन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी सोच में बैठे रहेंगे कि यार मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा तो इतना टाइम का बर्बाद हो गया, ये हो गया, फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो है अब आने वाले समय में जितना मतलब कोई भी कंपटीशन का छात्र हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, बैंक की कर रहा हो, पटवारी की कर रहा हो, या नीट जेई वगैरह जिसकी भी कर रहा हो, अभी आपको उम्मीद लग रही है कि अभी जो भर्तियां हैं उनमें आप कहीं ना कहीं सरकार आगे प्रक्रिया तो शुरू करेगी, जल्दी शुरू कर देगी, है ना? मतलब अब ज्यादा डिले नहीं होगा। मेरा ये ये बड़ी पर्सनली इंपॉर्टेंट खबर है आप मतलब लोगों ये के लिए। पर्सनली व्यू है कि अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे एनटीपीसी का जो एक चरण है, मेरा ये मानना है कि जुलाई फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैंने अभी कल सुनी थी, रेलवे भर्ती बोर्ड के चेयरमैनों से वो बात कर रहे हैं, हम्म, तो सारे जो चेयरमैन है वो आपस में कि अब भाई अब लॉकडाउन लगभग सब जगह खुल गया है, अब लगभग सारी जगह खुल ही गया है, और वैक्सीनेशन की वजह से अब थोड़े से रिलैक्स भी हो हाँ गए। रिलैक्स भी हो गया है। तो वो जो 5-7 लाख फॉर्म जो बच रहे थे वो मेरे हिसाब से जुलाई के फर्स्ट वीक में उनकी परीक्षा चालू हो जाएगी, जुलाई में हो जाएगी या जुलाई मिड में हो जाएगी, जैसे भी होगी, लेकिन हो जाएगी। कुल मिला के महीना 1.5 महीने के टाइम के अंतराल में हो जाएगी। वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी ये लोग अब आगे की प्रोसेसिंग को भी थोड़ा तेज करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। इसलिए जितने भी लोग हैं उनको मेरा ये पर्सनली अनुभव है कि अब उनको तैयारी में जुट जाना चाहिए, एक नई फ्रेशनेस, एक नई तरोताजगी के साथ अगर अब भी वो जुट जाएंगे तो कोई नुकसान और नहीं होगा। ये सारी भर्तियां जो हैं वो अब आएंगी, हाँ, पटवारी वाली हैं या वन रक्षक वाली आप कह पटवारी, रहे हैं। पटवार वाली, ग्राम सेवक वाली, इनके लिए तो एक पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। पहले तो इनके फॉर्म रीओपन होंगे, उसके बाद इनका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, समान परीक्षा वाला एक जो होता है ना, वो वाला टेस्ट होगा। अब उसकी डेट देखते हैं कब तक ये होती है। लेकिन कुल मिला के ये है कि अब इनके पास कोई बहाना, चुनौतियां बड़ी हैं, अब उसको तो दिखाना पड़ेगा इनको। अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करो। जैसा भी 8,000 भर्तियां दी हैं तो इससे थोड़ा सा एक तरीके का ये छींटे हैं। हाँ मतलब ठीक लगेगा, लोगों को लगेगा सुबह मेन पृष्ठ पे आ जाएगी, लोग अरे यार चलो 8,000 तो आई। हालांकि वो पता है आई नहीं है, वो अभी आनी तो अभी अगले 2 साल में है, लेकिन ठीक है, उसे थोड़ी शांति तो बनी रहेगी। तो कुल मिला के कि प्रोसेसिंग तो अब चालू होनी है और जल्दी चालू होनी है। और मैं तो ईश्वर से यही दुआ करूंगा कि तीसरी लहर अब आवेगी ही नहीं, आए ही नहीं, वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अब इतने अपन अगर संभल के चलते रहे तो तीसरी लहर नहीं आए, और नहीं आए तो फिर सारी चीजें माकूल चलती रहेंगी। कुल मिलाकर के ये है कि एजुकेशन से रिलेटेड और रोजगार से रिलेटेड अब हम एक प्रोग्राम जो है उसको कंटिन्यू रखने का प्रयास करेंगे। आपके सवालों का जवाब भी हम दिया करेंगे और आप अपने जो सवाल हैं वो सीधा हमसे हैं या रवि सर से हैं, इनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि हम आपका समय समय पर जो हमसे हो सकता है वो मार्गदर्शन आपका देते रहें। एक नई ताजगी के साथ एक नई शुरुआत आप करें। लॉकडाउन वगैरह है, अब ये हट गया, कुछ रह पाया है वो 8 तारीख को हट जाएगा। जिंदगी सामान्य होने का प्रयास जरूर
करेगी और सरकारें भी सामान्य होने का प्रयास करेंगी, क्योंकि ये जो टाइम है ना 2-2.5 साल का, ये तो निकल गया। अब इन आने वाले 2-2.5 साल में सरकारों के सामने चुनौतियां बहुत हैं कि उनको बहुत कुछ करके दिखाना है, और चुनावी घोषणा पत्र के बहुत सारे वादे ऐसे हैं जो शायद झूठे करार हो रहे हैं, तो वो भी बड़ी चुनौती है कि बहुत सारे वादे सरकारों को पूरी करनी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और दूसरी बात ये, आप भी नई ताजगी के साथ में, जो गुजर गया उस पर मिट्टी डालो और एक नई ताजगी के साथ में आप लौटें, जब सरकार कहे, जब आपको लगे कि हालात सामान्य है, लौटें, अपनी तैयारियों में जी जान से जुटें। और अब सरकारें भी कहीं ना कहीं नई वैकेंसी लेकर के आएंगी और एक नया आसमान जो है वो आपका इंतजार कर रहा है, एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। बस आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप कितनी पॉजिटिविटी के साथ में, कितनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में वापस लौटते हैं, और ये दौर निकल जाएगा सर। ये तो एक ऐसी महामारी वाली सिचुएशन थी जिसका पूरी मानव जाति ने सामना किया है। मानव जाति, पूरी मानव जाति परेशान थी बिल्कुल, इससे। और प्रकृति से लड़ना इतना आसान भी नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। हालांकि आज हम थोड़े से लेट थे, वरना ये जो डिबेट थी ना, ये बहुत अच्छी चलती है और बहुत सारी और भी जानकारियां देते हैं, पर कोई खास बात नहीं है। आगे जब भी आप हमसे कहेंगे तब हम अपने और एक्सपर्ट के साथ में फिर से इस तरह का कोई प्रोग्राम जरूर रखेंगे। उम्मीद ये करता हूँ आप शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे ताकि लोगों तक अहम जानकारी ये पहुंच पाए। तो रवि सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप भी क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैंने तो एक ही मैसेज दिया है कि अब दोबारा से नई शुरुआत की जाए, मतलब फिर से एक दोबारा से नई तरोताजगी के साथ दोबारा से अगर शुरू किया जाए तो बिगड़ा अभी कुछ भी नहीं है। जो भी अभी मतलब बिगड़ा है उसको आप आराम से सुधार सकते हो, बिल्कुल, लेकिन अगर आप अब भी नहीं सुधरे तो फिर बिगड़ जाएगा, फिर 100% बिगड़ जाएगा, फिर उसको आप नहीं संभाल पाएंगे आगे। दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हाँ, कुल मिला कुल मिला के। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल फिर अच्छे पहलू लेकर के आएंगे और परसों होगी बात आपनी। तो बिल्कुल जरूर देखा करिए, और जी न्यूज पर जितनी खबरें होती हैं हम कोशिश करते हैं आपको पल पल की अपडेट देते रहें। और मंडी के भाव सर बिल्कुल अपडेट कर देंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शिकायत रहती है हमारे दर्शकों की। इस तरह आप मंडी के भाव जरूर डाला करें, तो वो हम बिल्कुल आप रेगुलर डाल रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद और जय भारत।